चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके पास ना एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था उस दिन, पहले वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ना कोप्लेनर लाइंस का कंसेप्ट है, एक वो हो जाएगा और उसके बाद वेक्टर्स का सिर्फ आज बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, लेट द लाइन लाई इन द प्लेन। एक आपके पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x+3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पे एक ये जो लाइन है वो लाई कर रही है। तो अब जो लाइन है उसका ये ऊपर वाला जो 2 1 और -2 है, ये क्या डिपिक्ट करेगा, एक पॉइंट को। यहाँ पर हम पॉइंट लिखते थे तो ये बन गया एक पॉइंट। और ये जो है नीचे 3 -5 एंड 2, ये क्या करेंगे, इस लाइन की डी रेशोस को डिपिक्ट करेंगे, 3 -5 एंड 2, ठीक है। ये हो गई, ये लाइन की डी रेशोस हो गई। अब जो प्लेन है, प्लेन के ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किसे करते थे, नॉर्मल वेक्टर को, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर के आपके डी रेशोस हो गए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भी। मैंने अभी सिंपल जो लाइन है उससे जो पॉइंट है वो प्लेन पे लिख दिया। जो लाइन की ये डी रेशोज है, लाइन क्योंकि लाई कर रही है प्लेन के ऊपर, तो ये मैंने डी रेशोज इस तरीके से आपको बना के दे दी। फिर जो प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डी रेशोज 1 3 एंड माइनस अल्फा है। तो अब क्या यूज करेंगे, देखो एक कंसेप्ट किया था स्टार्टिंग में, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस पे प्लेन पे कोई भी लाइन हो उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर ये नॉर्मल वेक्टर की डी रेशोज हैं और ये जो है लाइन की डी रेशोज हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, दूसरी कहाँ से आएगी, ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा प्लेन के ऊपर, पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। दूसरी इक्वेशन इस पॉइंट को इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो फिर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली जब मैं इसको यूज़ करती हूँ n×d को, तो 3 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, -2 अल्फा इक्वल्स टू 0, ये एक बन गई। दूसरा अगर मैं पॉइंट सब्सटीट्यूट करूँ तो 2 + 3 + 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर बीटा भी है, सॉरी, ठीक है। तो अब आपको इन दो इक्वेशंस को बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद बताना कि इसका आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व करो। यहाँ से तो ये बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन 5 + 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 2 वेरिएबल में इक्वेशंस हैं, बस आपने इनको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। बता सकते हो ABCD में से कौन सी ऑप्शन है। सिंपल है, अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो यहाँ पर 7 + 2 बीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कुछ मिस्टेक है ना। कैलकुलेशंस कर रहे हो क्या। मेरे को एक बार ना चेक करने दो ऑप्शंस क्या सही लिखी हुई हैं या कोई और लिख दी है, क्योंकि कैलकुलेशंस से तो ये नहीं बन रहा। हाँ यहाँ पर मिस्टेक है, ये मैंने बीटा इस पे भी लिख दिया ना, ये ध्यान दो थोड़ा सा, ये मिस्टेक है।
तो इधर तो बीटा आएगा नहीं, यहाँ से अब अल्फा सॉल्व कर लो, 6 आ जाएगा और इधर सब्सटीट्यूट कर दो। बीटा आ गया -17 और आ गया 6 कोमा -17। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या मिस्टेक हुई थी? वो मैंने बीटा उस पर दोबारा से लिख दिया था। तो आपके पास क्या आया? 6 कोमा -17, दैट इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। तो जो आज का कंसेप्ट है वो है कोप्लेनैरिटी का। अब इसमें देखो कि जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे मान लो कि ये प्लेन है, इस पे आपकी 2 लाइंस लाई कर रही हैं। ठीक है, कोई 2 लाइंस है, उसको हम कोप्लेनर कब बोलेंगे? जब वो एक ही प्लेन पर दोनों लाई करती हैं, या तो वो इस प्लेन पर पैरेलल हो या फिर वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, 2 कंडीशंस ही हैं। तो अब हमें कंडीशन निकालनी है, जब हमें प्रूव करना होगा कि 2 लाइंस गिवन होंगी, जैसे L1 और L2 गिवन होंगी। आपको ये देखना है कि क्या ये 2 लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सपोज कि एक L1 लाइन है आपके पास, दूसरी आपके पास जो है L2 लाइन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम जब लाइन के इक्वेशन लिखते थे कुछ ऐसे लिख रहे थे, R1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, सॉरी R1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। A1 क्या था? जिस पॉइंट से वो पास हो रही थी, और B1 क्या था? वो वेक्टर जिसके ये पैरेलल है लाइन। ठीक है, ये बात हमने की थी। तो अब यहाँ पर जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो L1 लाइन है वो B के पैरेलल है। ठीक है, जो L2 लाइन है वो B डैश के पैरेलल है, और जो पॉइंट A1 है यानी कि x1 y1 z1, और इस लाइन पे दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। आप इसको अगर वेक्टर में देखो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे? कोप्लेनर की कंडीशन क्या है ये देखो। जब आपके पास ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं, आपने क्या करना है? पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी क्यू वेक्टर निकालना आता है ना? क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स को x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। उसका डॉट किसके साथ करना है? b और b डैश के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो b और b का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, b डैश का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा? एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है दोनों की डायरेक्शन में। ये जो मैंने एरो बनाया है ये एक तरीके से आपकी तरफ है, जो प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये भी तो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इट मीन्स कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, पी क्यू वेक्टर का इसके क्रॉस के साथ, क्योंकि बी और बी डैश का जो परपेंडिकुलर है वो कौन रहेगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में सॉरी इसके टॉपिक में बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ए और बी 2 वेक्टर हैं तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स कि आपकी तरफ, जैसे बाहर की तरफ ले लो, ठीक है, नोटबुक से बाहर की ओर, तो उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? ए क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलर वे से अगर आपके पास ये बी और बी डैश है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर कौन होगा? बी क्रॉस बी डैश। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल रहेगी, जैसे नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल रहती है हर लाइन, है ना, उस प्लेन में, तो सिमिलर वे से पी क्यू लाइन जो है इसके पैरेलल इसके सॉरी परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम उसे इस तरीके से लिख रहे हैं, पी क्यू डैश यानी कि पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बी इंटू बी क्रॉस। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? जो लाइन L1 है उनकी डी रेशोज A1 B1 C1, L2 है उनकी डी रेशोज A2 B2 C2, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका वैसे बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो चाहे खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो कि पहले P और Q ऐसे लिखे, इसके साथ I J और K कैप लगा दिया। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है जो आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बनेगी बी क्रॉस बी डैश के साथ। फिर आप उसको जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा।
ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आएगी विच इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी दो लाइंस दे रखी हो आपको चेक करना है कोप्लेनर है कि नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, उन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक तो पॉइंट्स चाहिए, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वाली रो में वो सारे लिख देने हैं, बाकी सेकंड में डायरेक्शन रेशियोज, थर्ड में भी डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं या नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट देखते हैं, x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया, x2 y2 एंड z2 ये पॉइंट हो गया। ये इसकी डी रेशोज a1 b1 c1, ये a2 b2 और c2। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करनी है, x2 माइनस x1 1 माइनस 3 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ना फर्स्ट में -1 + 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, -(-1/-1), फिर -1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। फिर 5 - 5 ये तो 0 ही हो गया, -3 1 एंड 5 -1 2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 1 एंड 0 -3 1 एंड 5 -1 2 एंड 5। ये डिटर्मिनेंट आप चेक कर सकते हो क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो 2 5 - 10 -1 -15 + 5 एंड ये तो चलो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या, माइनस का 10 यहाँ पर प्लस का 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस दीज लाइंस आर कोप्लेनर। बोलो ये समझ में आया कैसे चेक करना है। यस मैम। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ना ये कंसेप्ट दोबारा समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ना आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर दोबारा से देखना, क्योंकि ये आपको जब आपने नॉर्मल वेक्टर स्टार्टिंग में किया था ना उससे रिलेट करता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा देखना एक बार। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू कोप्लेनर लाइंस, अब उसने कार्टेशियन फॉर्म में दे दी, वो मैंने आपको ये कंडीशन पहले ही करवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से बस इसको कर लेना है। अब आती है आपके पास एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। आपके पास ना क्या करते हैं, जैसे ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया। जब आप इनकी इंटरसेक्शन देखते हो तो ये एक लाइन आती है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। तो यही अनसिमेट्रिकल फॉर्म होती है। अनसिमेट्रिकल में वो क्या करते हैं, आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दे देते हैं, तो आपको उससे लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, लेकिन किस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में। उसके लिए ये मैं 3 एग्जांपल्स करवा रही हूँ, आपको सिर्फ इनको देखना है, ध्यान से समझना है और इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो जैसे ये है फर्स्ट, ये एक प्लेन दे रखा है, ये दूसरा प्लेन दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो 0 है इधर आके माइनस हो जाएगा, और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपने 0 लगाना है। ये वाला 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपने 0 लगाना है। और जो थर्ड वाला है z वाला, आपने उसके नीचे हमेशा 1 रखना है। ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, तो सबसे इजी हम क्या है, 1 को रखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अब जैसे सेकंड है, इसमें हम कैसे करेंगे देखना, x - 1 = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपके पास पॉइंट है, तो x - 1/0 हो जाएगा। y का नहीं है तो उसके अपॉन में आप 1 लगा देंगे। तो z का है तो z + 3 ये पॉइंट है आपके पास, तो अपॉन में ये 0 आ जाएगा। ठीक है, सबको एक तरीके से इक्वल्स टू 1 कर दिया। तो ये दो तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स, लिखने का सिर्फ तरीका ही है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कि कैसे हमने यहाँ से ही पॉइंट फाइंड आउट कर दिया, इसको इधर लाके माइनस किया और अपॉन में 0 किया। यहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि पॉइंट गिवन था, तो ये जो राइट साइड पर है उसको इसमें ले आए, और जो नहीं है उसके नीचे हमेशा 1 रखना है। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे ये है, मैम पिछे वाला दोबारा दस्यो कि 1 क्यों लगा। अच्छा देखो, इसमें z का है आपके पास, x का भी है, y का नहीं है ना,
यस। हाँ जी, जो नहीं है उसके नीचे आपने एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी होती है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए आपको। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होती है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। ये नहीं भी जैसे 2 4 और 2 आ जाए, क्योंकि उसको जब आप ऐसे कट करोगे तो 1 to 1 ही बनेगा। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 रखी है इसमें, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट ना, जैसे ये ऐसे दो प्लेन्स आ जाएं अगर, तो सबसे पहले जैसे मान लो ये एक प्लेन दे दिया, ये दूसरा प्लेन आपको दे दिया, आपको इसकी इक्वेशन चाहिए है ना। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक्स प्लेन 0 y 0 या z 0, कोई एक को फिक्स कर लो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका निकाल लो कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पहले वो निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया जैसे z = 0। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया अभी, आते जाते रहते हो बीच में। z को अगर 0 करेंगे तो x + y = 1 बन जाएगा, यहाँ से x - y = 0 बन जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 2x = 1 और x = 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और y यहाँ से आपके पास 1/2 ही आ गया, ठीक है। यही है ना सारा कुछ, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2 एंड z = 0। ये बन गई, ठीक है। पॉइंट मिल गया। अब क्या करना होता है, देखो ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर n1 होगा, और वो कहाँ से आएगा, इनकी डी रेशियोज से, 1 1 एंड 1, ठीक है। ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसकी डी रेशियोज 1 -1 एंड 1, यहाँ से उठा ली। अब क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये n1 कॉपी में देखो आपकी तरफ बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई नोटबुक ले ली, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के प्लेन में जो लाइन पड़ी है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन लगा लो या फिर आप बोलो कि ये लाइन लगा लो, ठीक है। ये किसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। बोलो ये बात समझ में आती है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। तो इस प्लेन में जो लाई करने वाली लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, क्योंकि इस प्लेन में कोई भी आप लाइन उठाते जाओगे n1 n2 के परपेंडिकुलर होती जाएंगी, ठीक है। तो जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है उसके परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली होंगी। तो हम लोगों ने क्या किया, n1 क्रॉस n2 निकालना है, इसके बाद वो निकलेगा डी रेशो से। तो जैसे n1 क्रॉस n2, तो ये आया i j एंड k। फर्स्ट की डी रेशोज क्या है, 1 1 1, सेकेंड की 1 -1 एंड 1। तो i 1 हो गया +1, माइनस का j 1 हो गया -1, प्लस का k -1 -1। तो ये 2i + 0j एंड -2k, ये आपके पास बन गया। अब आपके पास क्या हुआ कि एक तो पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर, ठीक है। एक आपको ये पता चल गया कि इसकी परपेंडिकुलर की जो है वो डी रेशियोज क्या है, यानी कि इसके नॉर्मल की डी रेशियोज, क्योंकि n1 क्रॉस n2 क्या बन गया, इसका नॉर्मल बन गया। तो नॉर्मल की डी रेशियोज आ गई 2 0 एंड -2, ठीक है। तो अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, एन एक्स माइनस पॉइंट क्या है 1/2, y -1/2, z -0, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगी, डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, 2 0 एंड -2। तो ये आपकी आ गई लाइन, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कैसे हम लोगों ने पहले लाइन के लिए एक पॉइंट निकाला इंटरसेक्शन वाला, उसके बाद हमने उसका जो नॉर्मल है वो ढूंढ लिया, उसकी डी रेशियोज निकल गई। और जब हमारे पास एक पॉइंट हो और डी रेशियोज हो तो हम क्या करते हैं, उससे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मैम एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Z0 ਲਿਆ ਆਪਾਂ, Z0 ਕਿਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? हाँ जी, आप ये स्टार्टिंग में मैंने ये चूज किया है, आप चाहे x को चूज कर लो 0, चाहे आप y को कर लो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है।
आंसर सेम ही रहेगा। बस उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें पॉइंट में। जैसे मैंने जेड प्लेन में लिया है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। मान लो आपने एक्स का 0 पुट कर दिया, आपके पास फिर वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आप डिफरेंट प्लेन में उसको विजुअलाइज करोगे, मैं डिफरेंट प्लेन में उसको विजुअलाइज करूंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ क्वेश्चन केड़ी फॉर्म च इदां ही आएगा फिर पेपर च? हाँ जी, वैसे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है पेपर में, सिर्फ ये यहीं तक सीमित है उनका, ये फर्स्ट वाले टाइप तक। ये आप किसी ना किसी मास्टर कैडर में देखना, सिर्फ इसी टाइप तक आते हैं, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया हाँ इसलिए जी फिर भी मैम, करवा। यही टाइप तक आते हैं, आगे नहीं आता कोई क्वेश्चन हाँ भी। जी, ये जो 3 वाला है ना, लेकिन फिर भी सीख लो, कई बारी किस्मत का पता नहीं होता। तो इतना पता होना चाहिए कि चल एक डायरेक्शन रेशियोज निकालनी और नॉर्मल निकालना है, ठीक है। चलें आगे। यस मैम। हाँ जी, 1 मिनट, लैपटॉप का ना चार्जर लगाना है। आगे का आपका ना जो नया टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी ही है आज का। वेक्टर्स का कंसेप्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, वही करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्केलर्स क्या है? भी ऐसी क्वांटिटीज जिनका आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो उनके पास होता है और डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने किसी की लेंथ निकाली, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया की डायरेक्शन नहीं है, मास की है कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे आपने किलोग्राम में मास निकाला, ठीक है, आप ये नहीं बताते कि नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, आप सिंपल एक मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज बन जाएंगी, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट तो एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी है तो वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इसका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सिंपल है, जैसे मान लो कि हमें कोई प्लेन है आपके पास, ये एक्स और वाई है, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई है। आपने इसको ज्वाइन किया और ये डायरेक्शन में ओ से लेके पी की ओर, ओ से लेके पी की ओर, तो ये ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे? पी में से ओ वाले सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो एक्स माइनस 0 आई प्लस वाई माइनस 0 जे। सिंपल सी बात है, आपको वेक्टर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें आई जो है वो यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ और जे जो है वो वाई की तरफ यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साथ में ये डायरेक्शन बतानी होती है कि एक्स और वाई एक्सिस की तरफ क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का वे है। अब इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर है, टाइप्स इजी हैं। जीरो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जो जिधर से स्टार्ट हुआ उधर ही आके खत्म हो गया, ठीक है। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है। ये जो लाइंस हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी वेक्टर की। देन उसके बाद आपके पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग है? यूनिट वेक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ। जब आप उसकी लेंथ निकालते हो तो वो यूनिट लेंथ यानी कि 1 निकल के आएगी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ हम यूनिट वेक्टर आई जे और के लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये आपके पास ए वेक्टर लेट से दे रखा है आई माइनस 2j प्लस 3k। तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। चाहे यहाँ पर लिख लो कि यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हो गया आई माइनस 2j प्लस 3k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड।
1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया i - 2j प्लस 3k, और यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। इस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया कि इसी वेक्टर का एक और वेक्टर निकालो जो 5 टाइम्स हो, तो उसका सिंपल मीनिंग है 5 टाइम्स उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। जो ये वैल्यू आई है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे अभी आ जाता है नेक्स्ट, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स ये दोनों सेम बात ही है। when they are along the same lines or parallel lines irrespective of their magnitude and directions। जैसे ये दो वेक्टर्स रख दिए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को नहीं देखना, इररिस्पेक्टिव, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही इसमें, है तो दोनों पैरेलल ही, और ये जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन दोनों पैरेलल ही। ठीक है, कोलिनियर या पैरेलल। ओके, फिर उसके बाद आते हैं आपके पास लाइक और अनलाइक। पहली बात तो ये पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, अगर तो ये ऐसे सेम डायरेक्शन में है तो ये लाइक वेक्टर्स हैं, अगर ये एक ऑपोजिट में है तो ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे आ जाता है को इनिशियल। को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे मैंने ये वेक्टर ड्रॉ करिया ओ और पी, ये ओ से लेके क्यू तक एक वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या करेंगे कि ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं है। को टर्मिनल जिनका एंड पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं काम आता, वैसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेक्टर्स, यहाँ लिखा नहीं हुआ। जब दो वेक्टर्स हैं उनको इक्वल कब कहा जाएगा, जब उनकी मॉडुलस वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर लिया, वो ले लिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर उठाया, वो बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के कैप है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का इक्वल होने का मतलब है ए एक्स शुड बी इक्वल्स टू बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू बी वाई एंड ए जेड इज इक्वल्स टू बी जेड। ये इक्वल होने चाहिए, साथ में मॉडुलस वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें आपको को इनिशियल और इक्वल वेक्टर्स देखने हैं। ये रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होना। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। सबसे पहले तो को इनिशियल बताओ, इसमें कौन से दिख रहे हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। एरो की डायरेक्शन देखो, अब देखो कोई नहीं दिख रहा क्या, ये को इनिशियल। मैम बी एंड ए वेक्टर। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये ए है। ए से ये स्टार्ट होके इस तरफ एरो जा रहा है, ए से स्टार्ट होके ये इस तरफ एरो जा रहा है, को इनिशियल मिल गए। अब उसके बाद आपने देखने हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स ढूंढो अब इसमें, बी एंड सी, ए एंड डी। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी इसका इक्वल मिल जाएगा। तो बी एंड सी एक पेयर ये बन गया, ए एंड डी ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेने। कोप्लेनर, कोप्लेनर फिर से वही बात आ गई, अभी हमने टॉपिक भी वही किया था लाइंस का। अब इसमें क्या आ जाएगा, वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लेनर। नेगेटिव वेक्टर का क्या मीनिंग है, जैसे आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है ए वेक्टर, तो जो ओपोजिट डायरेक्शन में होगा वो इसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इसको पढ़ेंगे। अ वेक्टर दैट पॉइंट्स टू ए डायरेक्शन ओपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर का, ठीक है, इज कॉल्ड अ नेगेटिव वेक्टर। रेसिप्रोकल में क्या है,
वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जैसे ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ए इनवर्स की भी सेम होगी, बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जैसे मान लो ये 2 टाइम्स ए वेक्टर है कुछ, ये डबल है, ठीक है। तो अगर इसका मैं इनवर्स करूँगी, आधा कर इनवर्स कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वेक्टर। जो फर्स्ट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, 2, तो 2 का मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या बन जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये 2a वेक्टर का इनवर्स बनेगा 1/2 में। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बन रहा है ना, रेसिप्रोकल 2a का। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब ये क्वेश्चन है, जैसे आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, पूछ रहे हैं इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर, क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। इसका आ जाएगा 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, और बी का क्या आ गया, 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। चलो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गए, है ना। आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल, अब ये बताओ क्या ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो नो दोनों का इक्वल मैम। है, तो क्या नहीं इक्वल मिला, कोफिशिएंट ऑफ आई वेक्टर एंड बिल्कुल सही in जवाब। A and I vector in B. कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल, सो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर बताने हैं वेक्टर के कंसेप्ट यूज करते हुए, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे, जैसे मान लो आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया, ये आ गया, आपने बी और सी वेक्टर निकाल लिया, ये आ गया, और बी देखो इनका कॉमन पॉइंट है ना एक तरीके से, तो अगर मैंने ए बी निकाला फिर बी सी निकाला, ठीक है, वो चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे का मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है, अगर तो मल्टीपल आ रहे हैं तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो आप इसको निकाल के देखो, जैसे ए बी वेक्टर निकालो, क्या आ रहा है, 1 - 2 दैट इज 3i, 2 - 3 दैट इज -j, 3 - 5 दैट इज -2k। ये आ गया। बी एंड सी देखते हैं, 7 - 1 5, 0 - 2 -2, और 3 - 1, ओ सॉरी -1 -3 -4। अच्छा कोप्लेनर नहीं, सॉरी कोलिनियर बताने हैं। कोलिनियर मीन्स एक सिंगल लाइन के ऊपर तीनों लाई कर रहे हैं, तो मैंने ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, मुझे ए सी भी चाहिए, ठीक है। तो ए सी देखना पड़ेगा, ए सी 7 - 2 9 आ गया, और 0 - 3 तो -3, एंड -1 -5 -6 आ गया, ठीक है। सारा कुछ ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। ये सही है बी और सी, ये गलत है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन, तो अब देखो कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूँ, तो अगर वो ए सी के बराबर आ जाए तो ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हुए दिखाई देंगे। तो बस यही चेक करना है, क्या ए बी प्लस बी सी करने से, यानी कि 6 + 3 9 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, तो ये ए सी के इक्वल आ रहे हैं ना। तो इट मीन्स कि ये ए से लेके बी तक का वेक्टर, बी से लेके सी तक का करके देखा, वो ए प्लस सी यानी कि ए से लेके सी तक के बिल्कुल बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। बात समझ में आ गई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कोलिनियर चेक करना है इस तरीके से। फिर आता है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना है, क्या ये तीनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है मान लो, तो आपको क्या चेक करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। या इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता 90 का एंगल कहाँ बन रहा है। तो आपको सिंपली ए बी का डिस्टेंस पहले निकालना है, और उसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना है। तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 2 दैट इज -i, -3 और +j आ गया -2, -5 -k -6k। ठीक है, अब इसकी मॉडुलस वैल्यू वो आ जाएगी 1 + 4 + 36 √41, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपके पास 41 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई ए बी। देन बी और सी चाहिए, तो 3 - 1 2 - 4 + 3 -1 -4 + 5 प्लस का 1। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लो। 4 + 1 5 + 1 6 √6। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट रह गया आपका ए सी, यहाँ पर कर लेते हैं। 3 - 2 1 -4 + 1 -3 -4 -1 -5। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आ गया 1 + 9 + 5 √15। तो स्क्वायर कर दोगे तो 15। तो क्या कुछ बन रहा है इनमें से या कुछ गलत लिख दिया, और 25 आएगा, सॉरी उसका स्क्वायर निकला। ये कितना बन रहा है, 25 9 और 1 35। ठीक है, यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो ये प्लस करके बन रहे हैं AC² + BC² 6 + 35 which is equal to 41 and which is equals to AB²। बोलो ठीक है, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी ये तीनों के तीनों वर्टिसेस क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये लास्ट डेफिनेशन है इसकी। जैसे आपके पास कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये स्टैट में काम आएगा, इसमें नहीं। तो इन दोनों का जो अलग अलग इम्पैक्ट है वो अगर कंबाइन करके एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो ना, तो वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे ए का जो इम्पैक्ट है, बी का जो इम्पैक्ट है, कंबाइन करके ए + बी, वो रिप्रेजेंट किसे करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है, तो ये लास्ट डेफिनेशन थी। तो इसके बाद अब कंप्लीट है ये अभी इसका बेसिक्स। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आपको अगर कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो। है कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। ठीक है जी, तो बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।